तो शुरू करते हैं अब हम क्या, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है, कोरिलेशन। कोरिलेशन सह संबंध, दो चीजों में जब रिलेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, कोरिलेशन। ठीक है, जब दो चीजें हैं और उनका आपस में जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, कोरिलेशन। यानी कि यदि एक चीज पर कोई इम्पैक्ट डाला जाए तो उसका दूसरी चीज पर क्या इफेक्ट होगा, ये है कोरिलेशन। यदि तुमने डिमांड का चैप्टर पढ़ा है तो मैंने वहां पर भी तुमको बताया था कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी में निगेटिव कोरिलेशन होता है। बोलता था मैं वहां यार, नहीं तो कॉपी के पन्ने पलट के देखना, मैंने वहां बोला है ना, जब पुराने लेक्चर से देख लेना, बोला है वहां पन्ने। तो ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यदि तुम प्राइस को चेंज करते हो तो डिमांड में भी चेंज होता है, ये है कोरिलेशन। एक को बदलोगे तो दूसरे में भी इम्पैक्ट आएगा, है ना, प्राइस भी चेंज होती है ना। क्यों, अब बाबू की तबीयत खराब हुई तो अपनी भी खराब हो जाती है। चलो ठीक है, बराबर है, आगे बढ़ूं क्या। ऐसे ही सप्लाई के साथ भी होता है, प्राइस तुम बढ़ाते हो तो सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस कम करते हो तो सप्लाई कम हो जाती है। मतलब इन दोनों में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा। कुछ याद आया क्या, बताओ। जैसे अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, हाँ, दुकानदार चाहता मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं, तो ये रिलेशन है। जैसे एक चीज और, दिल्ली में बारिश हो गई है ना, रेन इन दिल्ली, उसका इम्पैक्ट इंदौर में भी होता है ना। या दिल्ली में ठंड बढ़ती है तो इंदौर में भी 2-3 दिन बाद इंदौर में भी हो जाती है। केरल में बारिश होती है, वैसे ही अपने साइंटिस्ट बोलते हैं बारिश का मौसम आने वाला है ना। क्यों बोलता है वो, कहां से कैलकुलेशन करता है, कोरिलेशन। चले, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में जब रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, कोरिलेशन। आगे बढ़े आगे ना। अच्छा, कोरिलेशन मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मेथड्स दे रखी है। जैसे एक कार्ल पियर्सन नाम का साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नाम से मेजरमेंट का एक मेथड दे रखा है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। वैसे ही एक हमारे और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्पियर्समैन, उन्होंने स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड दे के रखी है। फिर एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कॉन्करेंट डेविएशन मेथड दे के रखी है। 3 मेथड होती हैं कोरिलेशन मेजर करने के लिए। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 हैं, स्पियर्समैन रैंक और कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, 2 मेथड हैं, बराबर। बहुत आसान है, कोई लफड़ा होता ही नहीं है, वेरी आसान, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, बराबर। हाँ यार, लिटरली आसान है। बस देखो, जैसे हमने इतने क्वेश्चन हमने डेविएशन के कर लिए हैं कि अब हमें दिक्कत नहीं आएगी डेविएशन में, और यहाँ डेविएशन निकालना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर ये साइंटिस्टों ने अलग अलग मेथड क्यों दिए, तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, चलो, तो मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, कोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के बीच में होता है। वेरिएबल्स, यदि 2 वेरिएबल्स हैं तो ही कोरिलेशन होता है। वेरिएबल्स मतलब वो चीजें जो अपनी वैल्यू को टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, सिर्फ उन्हीं के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, कोरिलेशन का डेफिनेशन है, कोरिलेशन इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स ऑफ ए सीरीज so that changes in the value of one variable are associated with change in the value of other variable। जो बात मैंने हिंदी में बोली वो इन्होंने इंग्लिश में लिखी है। यदि एक को छींक आने लगी तो दूसरे को भी टेंशन बढ़ जाती है
है ना, ऐसा होता है ना यार तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, बढ़े आगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। डन। सबसे पहले हमें क्या देखना है? अच्छा, कोरिलेशन। यहाँ नाम आज तो हेडिंग ही नहीं लिखी अपन ने, कोरिलेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक। कोरिलेशन में इसका डेफिनेशन क्या है कि क्या है ये, है ना, रिलेशनशिप हाँ डबल आर, कोरिलेशन में डबल आर, बिल्कुल सही है, डबल आर। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ अ सीरीज, ठीक है। एक की वैल्यू चेंज करो तो दूसरे में भी फर्क पड़ता है। लाइक चलिए आगे, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पहला पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा निगेटिव, वो गाना है ना, चोट तुझको लगती है तो ऐसा वाला, निगेटिव कोरिलेशन। थर्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और चौथा है परफेक्ट वायर। देखा, ऐसी चीजें पढ़ाता हूं मैं इतना बेहतरीन कि आगे का समझ में आ जाए बच्चे को। कॉन्सेप्चुअली क्लियर इसी को बोलते हैं। फिर क्या आएगा? नो कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन अब इसको समझना है कि पॉजिटिव कैसे, निगेटिव कैसे, परफेक्ट कैसे, है ना। तो समझो, परफेक्ट पॉजिटिव, अच्छा, कोरिलेशन को डिनोट करते हैं आर से, है ना, इसको डिनोट करते हैं आर से। जैसे भी आर, वो स्पेलिंग ABCD लिखते हो तो 4 तरह की होती है ना, 2 बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स की और 2 छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं ना, कर्सिव के लिए यूज करते हैं, वापरते हैं। तो ये ऐसा लिखते हैं, ऐसा बनाते हैं और ऐसा भी बनाते हैं। तो तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा बना लो, पर दोनों छोटे होना चाहिए, बड़े नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो, तो टाइप्स ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन यानी 2 ऐसी चीजें हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो पॉजिटिव है। 2 ऐसी चीजें हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो क्या है? पॉजिटिव है। जैसे प्राइस एंड सप्लाई, दोनों में कैसा होता है? पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव का मतलब क्या? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक ऊपर जाए दूसरा नीचे आए, या दोनों नहीं, देखो, दोनों ऊपर जाए या फिर दोनों नीचे आए तो सेम डायरेक्शन हो गया ना, ठीक है। एक ऊपर जाए दूसरा नीचे आए, या फिर एक नीचे आए दूसरा ऊपर जाए, तो नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। बराबर है क्या? डन। यानी प्राइस और डिमांड। परफेक्ट पॉजिटिव, देखना समझना गाइस, पॉजिटिव मतलब R इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो प्लस में आई है, निगेटिव में R इज इक्वल टू वैल्यू काय में आएगी? माइनस में। परफेक्ट पॉजिटिव में R इज इक्वल टू प्लस का 1 और परफेक्ट निगेटिव में R इज इक्वल टू माइनस का 1, और नो कोरिलेशन में R इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, 2 एग्जाम्पल तो हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव के 2 एग्जाम्पल तो हो गए ना, है ना। परफेक्ट पॉजिटिव का एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? कुछ सोच के ऐसा मन में। अच्छा, परफेक्ट देखो,
पॉजिटिव का मतलब क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा भी, दूसरा घट रहा है तो दूसरा भी, है ना, लेकिन सेम डायरेक्शन में। उनकी जो स्पीड बढ़ने या घटने की, उसके लिए कुछ भी नहीं बोला उन्होंने क्या बोला, सिर्फ सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव के लिए क्या बोला, उनका जो चेंज है वो सेम होना चाहिए, 1 से। चेंज हमेशा कितने से होना चाहिए, 1 से। एक का एक कांस्टेंट चेंज है, जितना एक में चेंज होगा उतना ही दूसरे में होगा। ऐसे ही परफेक्ट निगेटिव के लिए क्या बोला, जितना एक में चेंज होगा उतना ही दूसरे में होगा, माइनस में, सेम रेट से, रेट चेंज नहीं होगा। ऐसा एग्जांपल कोई दे सकते हो क्या? कार का क्या? नहीं, तो प्राइस और डिमांड ऊपर आ चुका है, प्राइस और सप्लाई भी हो चुका है। अब वो कमोडिटी कोई भी हो, वो फंडा वही लगेगा। कोई एग्जांपल? अरे जानू और सोना वाला एग्जांपल लो ना यार। जानू की उम्र जितनी बढ़ेगी सोना की भी उतनी बढ़ेगी। अरे जितनी एज हस्बैंड की होगी उतनी ही एज वाइफ की भी होगी ना। मतलब पति यदि 21 साल का था और पत्नी 18 की थी, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आजीवन 3 इयर्स का रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि 2 साल बाद ये 25 को और ये 26 की हो जाएगी, ऐसा होगा क्या? नहीं, इनके बीच का चेंज हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा, बंदा निपट भी जाए तो भी एज डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। बंदी निपट जाए तो भी सेम ही रहेगा। दोनों ही निपट गए तो भी एज गैप तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये कैसा है, और हमेशा बढ़ेगा ही, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा कि एक बढ़ गई और एक छोटी हो गई, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। परफेक्ट पॉजिटिव मतलब एग्जांपल तुम्हें क्या लेना है, एज, ठीक है। परफेक्ट नेगेटिव, अब बोलो। सेम 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 सेम, वो शर्म वाला सेम नहीं, है ना। तो देखो, परफेक्ट पॉजिटिव में होता है स्पीड और टाइम। तुम गाड़ी जितनी स्पीड में चलाओगे उसी की रिस्पेक्ट में तुम्हारा टाइम टेकन होगा, और अपोजिट, तुम्हारी स्पीड जितना ज्यादा होगी उतना टाइम टेकन कम होता है, अपोजिट डायरेक्शन। टाइम बढ़ाओगे, सॉरी स्पीड बढ़ाओगे, टाइम कम हो जाएगा। सही है ना, परफेक्ट है। टाइम की स्पीड के रिस्पेक्ट में ही टाइम टेकन होगा, सही है ना। 60 की स्पीड में चलाओगे 60 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर। स्पीड 80 कर दी तो टाइम टेकन उसी रिस्पेक्ट में चेंज होगा, सही है। आगे चलें। अच्छा, नो कोरिलेशन, कुछ भी ले लो, है ना। एसी का प्राइस और मिल्क का प्राइस कोई है क्या? अरे दूध के भाव में और एसी के उसमें है क्या कुछ? कोई नो कोरिलेशन है ना, कोई संबंध ही नहीं ना। एसी का प्राइस तुम बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूध के प्राइस में। नहीं सर, ऐसा नहीं है। गर्मी के मौसम में गर्मी लगती भैंसों को भी, तबेले में एसी लगा दो सर, भैंस को बढ़िया रिलैक्स मिलेगा, दूध ज्यादा देगी, दूध ज्यादा आएगा तो भाव, ऐसा कुछ ऐसी ज्ञान चक्षु मत खोलना, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है ना। बराबर है क्या? बोलो सर वो तबेले में पंखा लगा दो, फिर भैंस का दूध निकालो, ज्यादा देगी, उसको भी रिलैक्स फील। सब भावुक नहीं होना है ना, फेफड़े तक बातों को नहीं लेना। चलें अपन आगे, है ना, बढ़े। तो कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। इसको देने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था कार्ल पियर्सन। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 तरह से मेजरमेंट होता है, यानी कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होती हैं। कौन सी 2 मेथड? कोफिशिएंट वाली क्या? कार्ल पियर्सन ने लिखी
शुरू करें, आगे बढ़ाएं थोड़ा कदम कदम, है ना। तो देखो चैप्टर अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचेंगे, है ना। हटा दूं अभी ये, इतना समझ में आ गया। अब हेडिंग दो, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन मेजर करने की मेथड्स। ठीक है, पहली स्कैटर डायग्राम, कहीं काम नहीं आएगी, बस कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो। कार्ल पियर्सन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन। ठीक है, तीसरी है स्पेयर्समैन, कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। है नहीं, यही है ना, सॉरी, अच्छा वो तुमने याद दिला। रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको हम लिखते हैं आर के, इसको हम क्या लिखते हैं, आर के। और एक और मेथड है कॉन्करेंट डेविएशन। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, हमारे सिलेबस में कार्ल पियर्सन और स्पेयर्समैन है बस। ठीक है, याद रखना हमको सारी है, बराबर है। कार्ल पियर्सन 1867 से लेकर 1936 तक का जीवन उन्होंने इस दुनिया में बिताया और हमको ये माथे में देके निकल लिए। अब सब समझते हैं चीजों को, अब हम समझना शुरू करते हैं, आगे बढ़ें। हटा दूं, चलिए। तो पहली मेथड से हम शुरुआत, सिर्फ हमारे पास 2 ही हैं, दोनों, दूसरी और तीसरी जो मेथड थी सिर्फ वही हमारे सिलेबस में। देखो, तो कार्ल पियर्सन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देखो फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है? सर फार्मूला तो ठीक है, पहले ये बताओ ये नौजवान ने जो दिया है ज्ञान, उस ज्ञान का प्रयोग कहाँ करना है? वेयर टू यूज कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, ठीक है, कहाँ यूज करोगे? तो 2 ऐसे वेरिएबल्स, नहीं 2 ऐसे वेरिएबल्स जिनको मेजर करने के लिए कोई यूनिट है, वहां पर यूज होता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, जहां मेजरमेंट की यूनिट नहीं है वहां पर इस्तेमाल होता है रैंक कोरिलेशन, यानी स्पेयर्समैन रैंक। ठीक है, सर क्या बात कर रहे हो, ऐसी कौन सी चीज है जिसका मेजरमेंट यूनिट, ये क्या लफड़ा है? तो देखो
दूध मेजरमेंट की यूनिट है, लीटर, मिलीलीटर, डिस्टेंस किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, हाइट है ना, फीट, सेंटीमीटर है ना, सब है। ठीक है सर, आ गया समझ। पर ऐसी कौन सी यूनिट चीजें होती हैं जिनको मेजर करने की कोई यूनिट नहीं है? ब्यूटी, कोई मेजरमेंट की कोई यूनिट नहीं ना? नहीं सर, मतलब सर आप 5-14 किलो सुंदर हो, 120 किलो सुंदर हो, ऐसा बोलोगे क्या? सर वो ऐश्वर्या राय है ना सर, 56 किलो सुंदर है, ऐसा बोलोगे क्या? है ऐसा नॉलेज? कोई मेजरमेंट का यूनिट नहीं है ना? सर आपका वजन 125 किलो, आप 125 किलो ज्ञानी हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। तो ब्यूटी हो गया, नॉलेज हो गया, और सेटिस्फैक्शन के लेवल के लिए हमारे पास यूटिल्स नाम की चीज़ दी है, भले वो हाइपोथेटिकल हो बट है। पर ब्यूटी के लिए, नॉलेज के लिए, इंटेलिजेंसी लेवल के लिए कोई यूनिट नहीं है। पागलपन के लिए कोई यूनिट नहीं है कि भाई किस हद तक पागल है ना। ठीक है ना, बावरा तो बावरा ही है ना। हाँ, किसी के लिए पागल हो उसका मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है, चल। तो ये कहाँ यूज होता है? जहां पर मेजरमेंट की यूनिट्स होती है। चलो, इसका फार्मूला होता है R = समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन का वाई स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये तो सिंपल मेथड है डायरेक्ट, या फिर R = तुमने शॉर्टकट मेथड लगाई तो यहाँ पर n लिखना मैं भूल गया, n समेशन dx इंटू dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy। dx और dy मतलब, dx मतलब x सीरीज का डेविएशन और dy मतलब y सीरीज का डेविएशन। ठीक है, n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अगला ब्रैकेट n समेशन dy का स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूले से कुछ फार्मूले बनते हैं, जैसे समझ लेते हैं अपन। dx मतलब x माइनस a, x सीरीज का एज्यूम्ड मीन, x सीरीज का एज्यूम्ड मीन, dy में x माइनस a y बार, y सीरीज का एज्यूम्ड मीन। ठीक है, डन। ठीक है सर, यदि समेशन इफ dx समेशन ऑफ dx 0 एंड समेशन dy तुम्हारा क्या हो जाए 0, यदि तुम्हारा dx का टोटल डेविएशन का जब टोटल करने गए तो 0 हो गया और dy का भी क्या हो गया 0, तो ये जो फार्मूला है दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइक दिस, एंड dx इंटू dy माइनस 0 इंटू 0 होगा, है ना, n समेशन dx स्क्वायर, है ना, माइनस 0 का होल स्क्वायर। सही है ना, सही लिख रहा हूं ना, ब्रैकेट क्लोज, अगला ब्रैकेट n dy सॉरी समेशन dy का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही है, ये 0 लिखा ना इनने, है ना, तो फिर क्या होगा, ऊपर क्या बचा, सॉरी डिराइव करके बता रहा हूं ना, डायरेक्ट भी लिख देता, सिंपल कोरिलेशन बोल के और टीचर डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। पर ऐसा क्यों हुआ है वो समझ लो, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई हैं 0। तो फार्मूला क्या बनेगा फाइनल, वो बाद में बताऊंगा। n समेशन dx
इंटू डी वाई, वो 0 हो गया, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, अंडर द रूट। अब यहां से सिर्फ ये बचा और यहां से सिर्फ ये बचा है, बाकी सब खत्म हो गए, यानी n समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई n समेशन डी वाई का स्क्वायर, बस इतना ही बचा ना, बाकी सब हट गया। देखो ये n और ये n कॉमन बाहर आ जाएगा, है ना, कॉमन आएगा बाहर कि नहीं आएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ना। तो फार्मूला क्या बना, n समेशन डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय n, और खोपचे में क्या बचा, समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन डी वाई का स्क्वायर, है ना। ये n से n का कत्लेआम कर दिया तुमने, है ना, n से n को निपटा दिया ना, यानी कि अब फार्मूला क्या रह गया, अब मैं ब्लू से लिखता हूं, अब ये फार्मूला सिर्फ क्या बचा है, r इज इक्वल टू समेशन डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन डी वाई का होल ये स्क्वायर, सिर्फ यही फार्मूला बचा ना कट पिट के। तो कहीं जहां पर ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर ले टीचर, समझ जाना कि वो इस हिसाब से आया है, या फिर तुम क्वेश्चंस कर रहे हो और वहां पर ये दोनों चीजें 0 हो गए तो जान मत देना, गधे हम माली नहीं करना अपने को, ये नहीं लगाना, डायरेक्ट वो लगा के काम खत्म, ठीक है, डन। हाँ नोट कर लो जिसको करना है, समझ गए भाई। देखो ये दोनों चीजें 0 हो गई ना, तो फिर ये जान देना है कि इस फार्मूले में डायरेक्ट वो रखना, काम खत्म, है ना। n मतलब नंबर ऑफ आइटम, स्टार्टिंग में वो रख के करना, डायरेक्ट करो ना, कोई टेंशन नहीं, बस कंडीशन क्या है, ये दोनों चीजें 0 होना चाहिए। कैसे क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। पूरा डेरिवेशन नोट करना है तो पूरा नोट कर लो, जैसा करना है वैसा कर लो, पॉज कर दो। तो पहला क्या लिखा हमने, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब हमें क्या पढ़ना है, स्पियर्समैन रैंक का फार्मूला, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं आर के, लक्ष्मण की दुनिया। आर के लक्ष्मण की दुनिया नाम का एक सीरियल आता था पहले, राइटर थे वो, मालगुडी डेज, दूरदर्शन में चलता था। है ना, चल। तो इसमें 2 चीजें हैं, पहला केस 1 कहाँ यूज होती है, ये तो मैंने बता दिया, कहाँ यूज होती है, जहां मेजरमेंट की यूनिट ना हो, और वो भी बता दिया कहाँ मेजरमेंट की यूनिट नहीं होती। केस 1 व्हेन रैंक्स नॉट रिपीटेड, जब रैंक रिपीट ना हो। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे भाई को फोटो दी घर वालों ने, 5-6 भाई भावुक हो गए, यार मेरे को सर 3 पसंद आ रही हैं, अब क्या करें, तीनों की रैंक पहली ही है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना। अरे यार स्कूल में क्लास में रिजल्ट आता है तो एक रैंक में 2-2 3-3 बच्चे होते हैं ना, मतलब रैंक रिपीट हो रही है भाई। एक रैंक में 5 लोग आ गए, पांचों को सेम नंबर है, तो एक ही रैंक पे 5 आ गए ना। और यहां क्या है, रैंक रिपीट नहीं हो रही है, डन। तो फार्मूला लगेगा आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एन डी का मतलब है डेविएशन इन रैंक, डेविएशन ऑफ रैंक, मतलब R1 माइनस R2। n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। केस 2 व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, जब रैंक क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, तो फार्मूला होता है आर के इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 .
समेशन डी स्क्वायर, अब साला देखना पड़ेगा यार, इसका याद नहीं है। सही है, याद था, जो सोचा था वही है। 1/12 m क्यूब माइनस m, m1 ठीक है, क्यूब पावर 3 प्लस 1/12 m क्यूब 2 माइनस m2 प्लस, ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। और ये पूरा डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला होता है जब आपकी रैंक रिपीट हो। m का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स अ रैंक रिपीट इटसेल्फ, एक रैंक खुद को कितनी बार रिपीट करती है वो होता है m, ठीक है। एक रैंक खुद को कितनी बार रिपीट करती है, ये है रैंक। जैसे एक रैंक नंबर 1 में 5 लोग आ गए, 50 बच्चों की बैच है, 5 बच्चे पहली रैंक में हैं, यानी m1 कितना हो गया 5। दूसरी रैंक में 6 बच्चे हैं, तो m2 कितना हो गया 6, ठीक है, बराबर है ना। अरे मैच टाई हो गया, मतलब दोनों सेम रैंक पे आ गए ना, बराबर है क्या। तो ऐसे एक रैंक जितनी बार रिपीट होगी वो क्या है m। मान लो 3-4 रैंक रिपीट हो गई, 4 रैंक रिपीट हो गई, तो टोटल m कितने होंगे m1 m2 m3, ठीक है ना, डन। यहां से फार्मूले का काम खत्म होता है। अब हमें सिर्फ बलदेवगढ़ की जंग लड़नी है, क्वेश्चंस करने हैं बस, फार्मूला अब कुछ भी नहीं है इसमें। शुरू करें आगे की कहानी पर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।